नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गौतम अडानी की मुश्किलें लगातार विदेशों में बढ़ रही हैं। फिर से सुने, विदेशों में, भारत में नहीं। पहले बांग्लादेश ने कहा कि वो अडानी के साथ बिजली खरीद कॉन्ट्रैक्ट का रिव्यू करेगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया कि बांग्लादेश कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों और बिजली आपूर्ति के लिए भुगतान की जा रही कीमतों की जांच करना चाहता है। इसके अलावा श्रीलंका में भी अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। वामपंथी नेता अनुराग कुमार दिसानायके ने चुनावी कैंपेन में कहा था कि वो सत्ता में आए तो अडानी ग्रुप के विंड पावर प्रोजेक्ट को रद्द कर देंगे, और वो सत्ता में आ भी गए हैं। दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति नए बने हैं। अगर अब वो रद्द करते हैं तो अडानी को हजारों करोड़ का नुकसान होगा, क्योंकि 3,700 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश अडानी ग्रुप इसमें कर रहे थे। इसके अलावा केन्या से भी बुरी खबर आई है कि केन्या के एक एयरपोर्ट में अडानी ने निवेश करने के लिए वहां की सरकार के साथ 1.85 अरब डॉलर की डील की थी, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक केन्या के एक हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के लोग अडानी के कोल माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ पहले से ही विरोध कर रहे हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक रिपोर्ट की है जो बताती है कि कैसे बीजेपी सरकारें अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ भी कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेजों से पता चलता है कि बिजली सप्लायर्स की तलाश कर रहे 2 भाजपा शासित राज्यों ने बिल्कुल वही बिडिंग के लिए क्राइटेरिया तैयार किया जो अडानी ग्रुप की पावर जनरेशन कैपेसिटीज और प्लान्स के लिए बिल्कुल माफिक है। महाराष्ट्र और राजस्थान ने तेजी से टेंडर्स जारी कर ऐसे बिजली प्रोड्यूसर्स को बुलाया जो 25 सालों तक बिजली की आपूर्ति कर सकें। दोनों टेंडर्स में एक प्रमुख क्राइटेरिया ये था कि निर्माता के पास सौर और थर्मल दोनों बिजली प्लांट से उत्पन्न बिजली की एक साथ आपूर्ति करने की क्षमता होनी चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया रखकर राज्यों ने अडानी ग्रुप के लिए राह काफ़ी आसान कर दी। महाराष्ट्र ने 6,600 मेगावाट के लिए बोली लगवाई, जिसमें से 5,000 मेगावाट सौर ऊर्जा से और बाकी कोयले से आता है। इसके बाद राजस्थान ने 11,200 मेगावाट के लिए, जिसमें 8,000 मेगावाट सौर ऊर्जा से और बाकी कोयले से पैदा किया गया। बता दें, अडानी ग्रुप के अलावा केवल कुछ ही कंपनियां सौर यानी सोलर और थर्मल बिजली उत्पादन दोनों में उस पैमाने पर काम करती हैं। फिर क्या वही हुआ जो सोच रहे हो? अडानी ग्रुप ने महाराष्ट्र में बिजली आपूर्ति का ठेका जीत लिया। हालांकि राजस्थान में अभी तक टेंडर को फाइनल रूप नहीं दिया गया है, लेकिन इसकी जो टेंडर की क्राइटेरिया और ज़रूरतें बताई गई हैं वो बस होने ही वाला है। राजस्थान में अडानी ग्रुप सबसे आगे है। बता दें, पास में एक बिजली उत्पादक से कोयले से चलने वाले या रिन्यूएबल सोर्स से बिजली देने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन प्रोड्यूसर्स को विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न बिजली को एक साथ बनाने की जरूरत वाली क्राइटेरिया एनर्जी सेक्टर में नहीं है। बोली प्रक्रिया में 2 इन सोर्स क्राइटेरिया पेश करने के 2 भाजपा शासित राज्यों के फैसले ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में उभरे छोटे खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। अब इस फील्ड में केवल अडानी ग्रुप ही सबसे बड़ा निजी खिलाड़ी है। हरियाणा चुनाव में 5 अक्टूबर को वोटिंग है। उससे पहले दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 90 सीटों वाले हरियाणा में कांग्रेस 40 प्लस यानी 42 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी 16 से 18 सीटों पर भारी है। 2 से 4 सीटों पर इनेलो और निर्दलीय आगे दिख रहे हैं। 23 सीटों पर कांटे की टक्कर है। इन सीटों पर मुकाबला किसी भी ओर जा सकता है। इसी खबर को कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और नायब सिंह सैनी को अलविदा कहा है। साथ में गाना भी लगाया है, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। हरियाणा चुनाव में आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज वो सिरसा में थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो भी सरकार बनेगी वो आम आदमी पार्टी के सहयोग के बिना नहीं बनेगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस दौरान जेल के दिनों को याद करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने आपके बेटे को तोड़ने की बहुत कोशिश की, मुझे यातनाएं दी, मेरी दवाई बंद कर दी, लेकिन मैं हरियाणा का छोरा हूँ। ये किसी को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हरियाणा वालों को नहीं। काफी दिनों से चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा बीजेपी में जा सकते हैं। पूर्व सीएम और बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी में जाने का ऑफर भी दिया था, जिसके बाद चर्चाएं और गर्म हो गई थी। लेकिन आज कुमारी शैलजा ने पूरा खेल ही पलट दिया। आज जब एक मीडिया एंकर ने कुमारी शैलजा से बीजेपी में जाने और बीजेपी को ऑफर पर सवाल पूछा, इस पर शैलजा ने कहा कि बीजेपी के जो नेता आज टिप्पणी कर रहे हैं उनके काफी नेताओं से ज्यादा लंबा राजनीतिक जीवन मेरा रहा है। मुझे नसीहत ना दें, मुझे अपना रास्ता और मेरी पार्टी मेरा रास्ता तय करना जानती है। हम करेंगे और मजबूती से चलेंगे, और भाजपा है या कोई और है, मैं जानती हूँ कि किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि शैलजा इस पार्टी में जा रही है।
उनसे पूछा गया कि खबर आ रही है कि अब 25 सितंबर को बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। इस पर शैलजा ने कहा, यह खबर कहां से निकली है? ना तो कभी शैलजा ऐसा सोच सकती है। शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है। मैंने पहले भी कहा कि जैसे मेरे पिताजी कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे, वैसे ही शैलजा भी कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर जाएगी। मेरी पार्टी, मेरे नेताओं के प्रति कमिटमेंट है। उन्होंने आगे कहा कि शैलजा कभी न हताश होती है न निराश होती है। मैंने बहुत से मुकाम देखे हैं। बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं है। असलियत कांग्रेस नेतृत्व को पता है, कांग्रेस वर्कर्स को पता है और मुझे पता है। भाजपा अपना घर देखे, भाजपा का डिक्लाइन शुरू हो गया है नेशनल लेवल पर। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि देखिए, राजनीति महत्वाकांक्षाओं का दूसरा नाम है। कोई महत्वाकांक्षा रखता है तो इसमें क्या बुराई है। कुमारी शैलजा बड़ी सशक्त नेता हैं। वो 1 या 2 नहीं बल्कि 4-4, 5-5 चुनाव जीत कर बैठी हैं। मैंने आज तक पर उनका पूरा इंटरव्यू सुना, जिसमें उन्होंने ऐसा करारा तमाचा मारा बीजेपी को और कहा कि शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है। जैसे उनके पिता कांग्रेस के झंडे में लिपट कर गए थे, वैसे ही शैलजा भी जाएंगी। इससे ज्यादा प्रतिबद्धता इंसान और क्या जता सकता है। अपनी किडनी थोड़ी ना निकाल कर दे देगा। आज तक के मंच पर कुमारी शैलजा को मोहरा बनाकर बीजेपी जो राजनीति करने की कोशिश कर रही है, वो उनके जवाब से धड़ाम से गिर गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में आज रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और राहुल गांधी ने इसे रोका भी नहीं। जिस पार्टी की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, क्या कभी हरियाणा की जनता उनके साथ रह सकती है? उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी, आपकी सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आप आखिर किसको खुश करना चाहते हैं? हरियाणा में अमित शाह ने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलितों का अपमान करती है, चाहे वो अशोक तंवर हो या बहन शैलजा हो। साथ ही कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन किसानों की जमीन दिल्ली के दामाद को दी गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहली बार देश में किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी पहली मांग है कि एक बार फिर से आपको राज्य का हक दिया जाए। हम उन पर दबाव डालेंगे और इनसे ये काम करवाएंगे, और अगर ये नहीं करेंगे तो हम आपको ये काम करके दिखाएंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि आप जानते हो कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी राज्यों में 24 घंटे नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी जाते हैं भाई को भाई से लड़ाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं। इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति है। आप जानते हैं, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, उसे मोहब्बत से काटा जा सकता है। राहुल गांधी ने फिर कहा कि इस साल के लोकसभा चुनावों के बाद प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास कमजोर हो चुका है और अब वो पुराने वाले नरेंद्र मोदी नहीं हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि अब विपक्ष का मनोवैज्ञानिक दबाव संसद में स्पष्ट तौर पर दिखता है। राहुल गांधी से पहले इस सभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी अपने भाषण में नफरत का जिक्र किया। दिल्ली के हाल ही में मुख्यमंत्री बनी आतिशी का एक फोटो जारी किया गया है, जिसमें 2 कुर्सियां हैं, एक खाली है और दूसरी पर वो बैठी हुई हैं। इसके साथ ही आपने लिखा है कि वो 4 महीने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी हुई हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में वो एक कुर्सी पर बैठी हैं, जबकि उनके बगल में मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल के इस्तेमाल में आने वाली कुर्सी खाली रखी गई है। आम आदमी पार्टी ने लिखा कि आतिशी ने फैसला किया है ये कुर्सी खाली रहेगी, और जैसे भरत जी ने भगवान श्री राम के वनवास जाने पर उनकी खड़ाऊ रखकर शासन चलाया था, वैसे ही आतिशी जी अरविंद केजरीवाल जी के फिर से मुख्यमंत्री बनने तक दिल्ली वालों की सेवा करेंगे। आतिशी के इस फोटो पर लोग कह रहे हैं कि चापलूसी ने पूरी छवि ध्वस्त कर दी। आतिशी की खाली कुर्सी रखने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी जी ने शपथ ली है। ऐसे में अगर वो एक खाली कुर्सी दिखाती हैं तो सोचिए कितने सवाल खड़े होते हैं। इसका मतलब वो अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं मानती हैं। जो मुख्यमंत्री होकर खुद को नहीं किसी और को मुख्यमंत्री मानती हैं, ये मुख्यमंत्री का अनादर करता है, संविधान का अनादर करता है। मनोज तिवारी ने कहा कि अब जैसे हमने उनको चिट्ठी लिखी, ये हमने मुख्यमंत्री आतिशी जी को चिट्ठी लिखी है, अब हम इसे किसी आत्मा को पढ़ाएंगे। हमारी चिट्ठी कौन पढ़ेगा? मनोज तिवारी ने कहा, राम जी वनवास गए थे देवताओं की रक्षा के लिए। अरविंद केजरीवाल जी तो बगल में खड़े हैं, अभी वो अपने राजमहल में खड़े हैं और अभी अपने लिए घर मांग रहे हैं। ये पहला हमने राम देखा जो वनवास जाने की जगह घर मांग रहा है।
सुल्तानपुर ज्वेलरी स्टोर डकैती मामले के दूसरे आरोपी को सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मुठभेड़ में उन्नाव में मार गिराया गया। ये मुठभेड़ उन्नाव जिले के अचलगंज इलाके में हुई। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी घायल हो गया जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। घायल की पहचान अमेठी जिले के निवासी धर्मराज सिंह के पुत्र अनुज प्रताप सिंह के रूप में हुई। घायल अनुज प्रताप सिंह को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां ले जाने पर उनकी मौत हो गई। बता दें 5 सितंबर को स्पेशल टास्क फोर्स ने सबसे पहले आरोपी मंगेश यादव को मार गिराया था, जिस पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। अब अनुज प्रताप सिंह के पिता ने आरोप लगाया है कि आखिर 34 केस वाले मुख्य आरोपी विपिन सिंह का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ। एनकाउंटर छोड़ो, पेशी के दौरान बिना हथकड़ी के लाया गया। अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर मंगेश यादव एनकाउंटर का काउंटर मात्र है क्या? अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसीलिए वो जाते जाते उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश निवेश ही ना करे। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता, वही भविष्य बिगाड़ते हैं। गुजरात में दाहोद पुलिस ने बताया कि एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल को 6 वर्षीय छात्रा की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। स्कूल प्रिंसिपल के यौन उत्पीड़न का छात्रा ने विरोध किया था। एसपी राजदीप सिंह जाला ने बताया कि गुरुवार को सिंगवाड़ तालुका के एक गांव में स्कूल परिसर के अंदर बच्ची का शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। जांच में पता चला कि सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल गोविंद नट ने लड़की का यौन उत्पीड़न के दौरान विरोध करने पर उसका मुंह दबा दिया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब पूछताछ की गई तो प्रिंसिपल ने शुरू में जोर देकर कहा कि उसने बच्ची को अपने कार में बैठाने के बाद स्कूल छोड़ा था, लेकिन पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने पुलिस के सामने लड़की के साथ गलत हरकत और हत्या करने की बात कबूल की। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना और उसे डाउनलोड करना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनन ऐसी सामग्री को रखना भी अपराध है। सीजीआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदेवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह फैसला सुनाया। याचिका में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि केवल चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना पॉक्सो के तहत अपराध नहीं है। ओडिशा में आर्मी ऑफिसर की मंगेतर के साथ पुलिस थाने पर पुलिस ने यौन उत्पीड़न किया था। पीड़िता ने बताया था कि कैसे पुलिस वालों ने उनके हाथ पैर बांध दिए थे और फिर उनकी ब्रा उतारी, ब्रेस्ट पर लात मारी, उनकी पैंट भी उतारी और फिर पुलिस वालों ने अपना पीनस दिखाया था। इस मामले में विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेरा था। अब इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। ये घटना तब हुई जब दंपति 14 सितंबर को भुवनेश्वर में घर लौटते समय बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने गए थे। बदमाशों ने उन्हें रोक लिया था। एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2022 में एससी के खिलाफ सबसे अधिक अत्याचार की सूचना मिली। रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जताई गई है कि आरोपियों को मिलने वाली सजा की दर घट गई है। 2022 में सजा की दर गिरकर 32.4% हो गई, जो 2020 में 39.9% थी। हालांकि पिछले 10 वर्षों में अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों और ईसाइयों पर भी अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन इन समुदायों से संबंधित कोई रिपोर्ट सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान की एक तस्वीर चर्चा में है। इस तस्वीर में अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति जो बाइडेन, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी हैं। भारत की तरफ से इस तस्वीर में पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा नजर आए। लेकिन इस तस्वीर में और अमेरिकी दौरे में एनएसए अजित डोभाल का न दिखना चर्चा में बना हुआ है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ रखने वाले और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे संजय बारू ने कहा है कि शायद ये पहली बार है कि जब कोई एनएसए पीएम के साथ अमेरिका ना गया हो, जिसके बाद लोगों को पीएम मोदी के दौरे से पहले अमेरिकी कोर्ट के द्वारा जारी समन भी याद आया, जिसमें पन्नू की हत्या करवाने की साजिश में अजित डोभाल, निखिल गुप्ता और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल जैसे शीर्ष अधिकारियों के नाम हैं।
21 दिनों के अंदर इस समन का जवाब भी देना है। फिर लोगों ने सवाल उठाए कि क्या इस समन के कारण ही अजित डोभाल अमेरिका नहीं गए हैं। बता दें 2023 में गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करवाने की साजिश में उंगलियां भारत सरकार की तरफ भी उठी थी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू से अधिकारियों ने डोभाल के अमेरिका न जाने की वजह से पीछे समन होने की बात से इनकार किया है। अधिकारियों ने अखबार से कहा कि डोभाल जम्मू कश्मीर चुनाव और अन्य घरेलू मुद्दों के कारण अमेरिका नहीं गए हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसे वक्त में जब पीएम मोदी का दौरा होना है, तब अमेरिकी कोर्ट का भारत को समन भेजे जाने के पीछे मंशा क्या हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी दौरे में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने फिर वही बात कही कि दुनिया के लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है। ये पार्टनरशिप ग्लोबल गुड के लिए है। उन्होंने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। कुछ समय पहले जब मैंने कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है, तो इसकी गंभीरता सबने समझी। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया में कहीं भी संकट आए, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर सामने आता है। कोरोना के समय में हमने 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन और सहायता भेजी। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ। मैं स्वराज के लिए अपनी जान नहीं दे पाया, लेकिन मैं इस देश के भले के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा। तीसरी बार हमारी सरकार की वापसी हुई है। ऐसा पिछले 60 सालों में भारत में नहीं हुआ था। इसके मायने बहुत बड़े हैं। हमें 3 गुना ताकत और गति के साथ आगे बढ़ना है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कई मौकों पर भारत के लोकतंत्र का जिक्र किया। बता दें, जब राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर गए थे, उनकी तरफ से लोकसभा चुनाव का जिक्र हुआ था। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए थे। राहुल ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी को 246 सीटें आ पाती। उस पार्टी के पास तो बहुत बड़ा आर्थिक लाभ था। हमारे तो बैंक खाते तक सील कर दिए गए थे। चुनाव आयोग तो सिर्फ उतना कर रहा था जितना बीजेपी चाहती थी। पूरा अभियान ही ऐसे तैयार हुआ था कि पीएम मोदी आराम से अपना काम कर सकें। मैं इस चुनाव को स्वतंत्र चुनाव नहीं मानता, बल्कि इसे एक नियंत्रित चुनाव मानता हूं। लेकिन जब पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित किया, उन्होंने उसी चुनाव की एक दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को समझाया कि आखिर कैसे सबसे बड़े लोकतंत्र ने सबसे बड़े चुनाव को अंजाम तक पहुंचाया, वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। इसके अलावा राहुल गांधी ने अमेरिका में मेड इन चाइना का भी जिक्र किया था और कहा था कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़ रहा है। अब बिना नाम लिए पीएम मोदी ने उस पर कुछ अमेरिका में कहा है। उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया की वजह से अब भारत की वैश्विक स्तर पर स्थिति पहले से काफी मजबूत हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत का 5G बाजार अमेरिका से भी बड़ा है। ये 2 साल के भीतर हुआ है। अब भारत मेड इन इंडिया 6G पर काम कर रहा है। एक जमाना था जब हम मोबाइल आयातक थे, आज हम मोबाइल निर्यातक बन गए हैं। अब भारत पीछे नहीं चलता, अब भारत नई व्यवस्थाएं बनाता है, अब भारत नेतृत्व करता है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने श्याम रजक को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। श्याम रजक हाल ही में आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे। श्याम रजक को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का करीबी माना जाता था। श्याम रजक आरजेडी के जाने माने नेता थे। वो कई बार विधायक और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। माना जाता है कि वो राज्य के अगले विधानसभा चुनाव में जेडीयू की टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। अनुराग कुमारा दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति होंगे। ये पहला मौका है जब श्रीलंका में कोई वामपंथी नेता राष्ट्रपति होगा। अनुराग कुमारा दिसानायके श्रीलंका के वामपंथी नेता हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव पर भारत और चीन की नजर है। विश्लेषकों का कहना है कि रानिल विक्रमसिंघे भारत के करीब थे। हालांकि उनके कुछ फैसले भारत के खिलाफ भी रहे, जिनमें चीनी जासूसी जहाजों को लंगर डालने की अनुमति देना और हमनटोटा बंदरगाह को चीन को लीज पर देना। जबकि अनुराग दिसानायके ने श्रीलंका में शांति सैनिकों भेजने के भारत के फैसले का विरोध किया था। वो चीन के समर्थक भी माने जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति अब वामपंथी हैं। जानकारों का कहना है कि वामपंथी सरकार भारत के साथ कैसे रिश्ते बनाती है, ये इसी से पता चल जाता है कि जब दिसानायके सिर्फ एक पार्टी के नेता थे, तब उन्होंने भारत के हर रुख का विरोध किया, तो फिर अब वो तो श्रीलंका की सत्ता में है। अब वो भारत के साथ किस तरह से संबंध स्थापित करेंगे, इस पर संशय है। श्रीलंका में अनुराग कुमारा दिसानायके नए राष्ट्रपति बन गए हैं। वामपंथी सोच रखने वाले इस नेता की ताजपोशी से चीन भी खुश है। तर्क दिया गया है कि अब भारत पर निर्भरता कम होगी और चीन और श्रीलंका के रिश्ते पहले से मजबूत हो जाएंगे। यहाँ तक कहा गया है कि अब श्रीलंका की सरकार और चीन की समान विचारधारा रहने वाली है।
राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को कहा कि उन्हें श्रीलंका के साथ संबंधों को गहरा करने की उम्मीद है। शी ने कहा कि मैं चीन श्रीलंका संबंधों के विकास को बहुत महत्व देता हूं और हमारी पारंपरिक मित्रता को जारी रखने, आपसी राजनीतिक विश्वास को बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति के साथ काम करने को तैयार हूं। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमलों की शुरुआत कर दी है। लेबनान में लोगों को इजरायल ने सुरक्षित रहने के लिए हिजबुल्लाह ठिकानों से दूर हटने को कहा है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सोमवार से दक्षिणी लेबनान के शहरों और गांवों में हो रहे इन हमलों में कम से कम 100 लोगों की मौत हो चुकी है और बच्चों और महिलाओं समेत 400 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सोमवार को संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इजरायली हमलों के बाद अब हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों के जवाब में उसके साजो सामान के गोदाम पर दर्जनों मिसाइलें दागी हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने भी एक बयान में कहा है कि लेबनान से कम 35 रॉकेट दागे गए हैं और इससे कई तरह के नुकसान हुए हैं। आईडीएफ का कहना है कई रॉकेटों को उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप का ये आखिरी चुनाव हो सकता है। रविवार को ट्रंप ने कहा कि अगर वो नवंबर में हार जाते हैं तो वो 2028 का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे। 78 साल के ट्रंप लगातार 3 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। ऑस्कर 2025 के लिए लापता लेडीज को भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है। ये जानकारी सोमवार को फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दी है। किरण राव के निर्देशन में बनी लापता लेडीज 97वें अकादमी पुरस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है। फिल्म स्टार चिरंजीवी को भारतीय फिल्म जगत में उनके बेहतरीन काम के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से सम्मान दिया गया है। ये सम्मान रविवार को हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया। फिल्म स्टार आमिर खान ने यह सर्टिफिकेट चिरंजीवी को दिया। 156 फिल्मों में 537 गानों पर 24,000 डांस मूव्स के लिए मेगा स्टार चिरंजीवी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इस मौके पर चिरंजीवी ने कहा कि मैं ये पल कभी भूल नहीं पाऊंगा। डांस के लिए सम्मानित होना बहुत शानदार है। डांस ने ही मुझे स्टार बनाया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।